नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित यह पुस्तक भारत और विश्व के भूगोल का पुस्तक है जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो यह पुस्तक जो है दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही सुंदर ढंग से सजाई गई पुस्तक है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों तो ये पुस्तक जो है वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी है उन दोनों पुस्तक के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के बनाया गया यह पुस्तक है और यह पुस्तक पूर्ण रूप से अध्यायवार रूप से है। दोस्तों, इसमें पूर्ण रूप से जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वे सभी के सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि पुरानी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक और उसके बाद भी नई एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बेस्ट पर ये तैयार की गई पुस्तक है। सबसे पहले इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग को इस पुस्तक में किस चीज़ का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, सबसे पहला जो अध्याय है हम लोग का वो क्लास 6 का है और ये क्लास 6 का जो नई एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी का अध्ययन इसमें करना है बहुवैकल्पिक तौर पर। इसमें दोस्तों जो पहला है क्लास 6 का वो है दोस्तों सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। ये पुस्तक है नई एनसीईआरटी की और इसमें जितने भी टॉपिक है जैसे कि सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बाद में पृथ्वी की गतियाँ, फिर उसके बाद में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और फिर हमारा देश भारत, उसके बाद में ग्लोब के बारे में बात करें दोस्तों इससे ग्लोब से भी संबंधित जानकारी दी हुई है और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के बारे में बातें मिलेंगी। उसके बाद में मानचित्र और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उसके बाद में भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। इस तरीके से बात करें दोस्तों तो ये जितने भी टॉपिक का बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है ये सारे के सारे टॉपिक नई एनसीईआरटी पर आधारित है। जबकि क्लास 6 का जो ओल्ड एनसीईआरटी पुस्तक रहा था उस पुस्तक से भी प्रश्न को इसमें लाया गया है और उसमें जो टॉपिक रहा है दोस्तों वो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों देश और उनके निवासी और उसमें जो टॉपिक था उसमें था अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप। इससे संबंधित इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसी प्रकार से दोस्तों क्लास 7 का भी आएगा, 7वें क्लास का, और 7वें क्लास का भी नई एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज के सेशन में सबसे पहले 6ठे क्लास के बारे में और 6ठा क्लास यह था अर्थात क्लास 6 का जो न्यू एनसीईआरटी है उसको हम लोग पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में इसके बाद में दोस्तों अगले सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे पुरानी एनसीईआरटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को शुरू करते हैं जो कि क्लास 6 का नई एनसीईआरटी पर आधारित सेशन होने वाला है। इस तरीके से दोस्तों आज का जो पहला सेशन है हम लोग का इस पुस्तक का वो है दोस्तों नई एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 6 से ये ज्योग्राफी का पुस्तक जो कि पहला ही चैप्टर है दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी और इस पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इससे संबंधित हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों जो कि सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। दोस्तों, खगोलीय पिंड के बारे में बात करें तो सूर्य भी खगोलीय पिंड है, इसके बाद में चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड ये सभी के सभी जो है वो खगोलीय पिंड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं ये सारी की सारी वस्तुएं दोस्तों आकाशीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल को ऊपर देखा है, ये सभी के सभी खगोलीय पिंड तो हैं लेकिन इन खगोलीय पिंडों में तारा किसे कहेंगे। इसके लिए बात करें दोस्तों तो तारा कहेंगे कि जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है उसी पिंड को दोस्तों तारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से मिलकर के बने होते हैं। दोस्तों, इसके पास में या इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिनको कि या जिसको कि वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंड को ही तारा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो हम लोगों का सूर्य, सौरमंडल का जो सूर्य है वह भी एक तारा ही है। इसके बाद में तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। दोस्तों, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती है, इन्हें ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों अगले प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? दोस्तों अंतरिक्ष में जो अर्सा मेजर है या बिग बियर है उसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। कहने का मतलब है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है दोस्तों? यह एक नक्षत्र मंडल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। उसके बाद में स्मॉल बियर या सप्तर्षि, ये 7 तारों का समूह होता है जो कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है। दोस्तों यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ग्रह किसे कहेंगे इसके बारे में बात करें तो जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ही ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में, दोस्तों खगोलीय पिंड कौन होते हैं हम लोग पहले प्रश्न में ही डिस्कस कर चुके हैं और जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वे खगोलीय पिंड जिनके अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे ग्रह कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो ग्रह जिसे कि अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इस आधार पे दोस्तों हम लोग बात करें तो सौरमंडल में सूर्य जो कि तारा है और उसके चारों ओर जितने भी पिंड, आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगाते हैं और घूमते हैं, उन सभी पिंड को ही दोस्तों क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया हुआ है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरीके से देखते हैं। पहले कथन को कह रहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दोस्तों यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है और ये दोस्तों पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का ही एक हिस्सा है और ये सूर्य जो कि तारा है उसका चक्कर लगाती है। इस आधार पर बात करें तो पृथ्वी क्या हुई दोस्तों? पृथ्वी एक ग्रह हुई। इसके बाद में बात करें तो दूसरा कथन है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार की दृष्टि से बात करें तो तीसरा ग्रह है, जो कि ये कथन सही नहीं है। तो इस आधार पे केवल कथन एक सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या है दोस्तों? वह एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के समीप नजदीक का तारा है। कहने का मतलब है दोस्तों तारे भी बहुत सारे हैं आकाशीय पिंड में या खगोल में। कुल मिलाकर बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे भी हैं, लेकिन सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इसके बाद में बात करें तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी और सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी जो है दोस्तों वो तीसरा ग्रह है, जबकि आकार के दृष्टिकोण से देखें तो आकार जो है दोस्तों सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद में बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर यदि बात करें तो ग्रहों का सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले बुध होगा, उसके बाद में शुक्र, फिर तीसरे क्रम पर पृथ्वी और चौथे क्रम पर दोस्तों मंगल का स्थान आता है। तो इस आधार पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों के यदि सही क्रम की बात करें तो उसमें होगा दोस्तों सबसे पहले बुध, जो कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य का जो सबसे निकट का ग्रह है वह है दोस्तों बुध। उसके बाद में शुक्र, तीसरे क्रम पर आता है पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, फिर उसके बाद में बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस जिसको कि अरुण कहा जाता है और उसके बाद में अंतिम है दोस्तों नेपच्यून जिसे कि वरुण कहा जाता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? दोस्तों आंतरिक ग्रह की बात करें तो वे हो जाएगा बुध, उसके बाद में शुक्र और फिर उसके बाद में मंगल। ये तीनों के तीनों दोस्तों आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। तो इस आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने होते हैं वे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में 9वें नंबर प्रश्न को देखें तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं। दोस्तों बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह में आ जाएगा बृहस्पति, उसके बाद में नेपच्यून जिसे कि वरुण कहते हैं, उसके बाद में शनि और फिर उसके बाद में यूरेनस। अर्थात कहने का मतलब है कि चारों के चारों जो ग्रह हैं वे बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इस आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में सभी के सभी जो हैं वे बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बाह्य ग्रह जो है दोस्तों वो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के भी होते हैं। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। जबकि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वह दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी के सभी दोस्तों कौन से ग्रह हैं, तो ये बाह्य ग्रह हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। एक कथन दिया है ए और उसके बाद में कारण दिया है आर और इस आधार पर बताना है दोस्तों नीचे कूट की सहायता से कि कौन सा ऑप्शन सही इसका सही आंसर होगा। इस आधार पर देखिए तो कथन कह रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। वहीं कारण की बात करें तो कारण कह रहा है कि बुध जो है दोस्तों वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कथन और कारण दोनों सही हो रहा है और इसके साथ साथ ही कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः ए और आर दोनों सही है और इसके साथ साथ ही आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बुध सौरमंडल में सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिनों का है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करें तो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ पाई जाती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इन्हीं पिंडों को दोस्तों क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों ये जो क्षुद्र ग्रह का पट्टी होता है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ही पाया जाता है। जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों वो ग्रह के ही कुछ भाग होते हैं जो कि वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। दोस्तों हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में सबसे दूर पर स्थित जो ग्रह है वह है नेपच्यून, जिसे कि वरुण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और उसके बाद में नेपच्यून। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो अर्थात सीरस व 2003 में UB313 जैसे कि खगोलीय पिंडों को पौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। कथन ए है दोस्तों कि पृथ्वी के आकार को भूआभ भी कहा जाता है और कारण कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन और कारण सही है और कारण जो है दोस्तों वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो इस आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है और यही कारण है कि इसके आकार को भूगाभ कहा जाता है। दोस्तों भूगाभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। दोस्तों यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों सत्य कथन की बात करें तो पहला कथन है कि अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल गलत कथन है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। दोस्तों अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखा जाएगा तो ये कभी भी हरे रंग की दिखाई नहीं देगी। इसके बाद में जो कथन 2 है वो कह रहा है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के बालों के कारण दिखाई देता है। यह भी दूसरा कथन भी गलत है। इस आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, न कि हरे रंग की।
इसके बाद में बात करें तो ये नीले रंग की दिखाई इसलिए दिखाई देती है कि पृथ्वी का लगभग 2/3 सतह जो है वो जल से ही ढका रहता है, और जल से ढके रहने की वजह से ही पृथ्वी को यदि अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, और नीले रंग की दिखाई देने की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर के होता है। सौरमंडल के बारे में बात करें दोस्तों तो सौरमंडल का निर्माण ग्रह से होता है, उपग्रह से होता है, सूर्य से होता है और उल्कापिंड से होता है। कहने का मतलब है कि सभी के सभी उपयुक्त तथ्य हैं जिससे कि मिल करके एक सौरमंडल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड ये मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा कथन है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। दोस्तों इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसके बाद में बात करें तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत भी है, और हम सूर्य की अधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है, जिसकी वजह से सूर्य से जो उष्मा निकलती है या सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसे ज़्यादा उष्मा हमें महसूस नहीं हो पाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल के ग्रह जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के होते हैं। इस तरीके से दोस्तों कहने का मतलब है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं वे किस पथ पे अपना चक्कर लगाते हैं। दोस्तों वे लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर अपना चक्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं जिन्हें कि कक्षा कहा जाता है। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। दोस्तों वह ग्रह है शुक्र ग्रह को ही दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह है बृहस्पति और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वह है बुध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। वे ग्रह हैं दोस्तों शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत होती है। दोस्तों शुक्र और यूरेनस जो है वो घड़ी की सुई के दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य सभी के सभी ग्रह जो हैं वो घड़ी के विपरीत या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं या परिक्रमण करते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। इससे संबंधित जो पहला कथन है वो कह रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। दोस्तों बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये बात जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा कथन है कि ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिल करके बनी हुई पट्टियां हैं। दोनों के दोनों कथन दोस्तों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को कह रहा है कि
उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा अर्थात प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। वह है दोस्तों यूरेनस। कहने का मतलब है कि दोस्तों इसके बारे में बात करें तो वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है अर्थात कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा अर्थात प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा अर्थात प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। वह दोस्तों बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि शनि के चंद्रमा की संख्या 62 है, जबकि बृहस्पति के पास कृत्रिम उपग्रह कितना है दोस्तों 69, जबकि मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है। और इसके बाद में यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या 27 है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा कथन है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। ये बात सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अतः कथन एक सही है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 अर्थात 1/4 भाग है। जबकि बात करें तो यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। इस प्रकार से कथन जो है दोस्तों वो असत्य है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। दोस्तों प्राचीन भारत के यदि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री की बात करें तो वे थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को ही खगोल शास्त्री कहते हैं। दोस्तों आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। दोस्तों कथन एक कह रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जबकि कारण कह रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। इस आधार पर दोस्तों यदि देखें तो ये कथन ये जो है वो सही है, लेकिन कारण आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। लगभग इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस प्रकार से बात करें तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के भी बराबर होता है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों कुछ तथ्य के बारे में बात करें तो कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई वर्ष 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। दोस्तों इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है अर्थात किस स्रोत से यह जानकारी मिली है तो यह दोस्तों नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ही, जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 6 में ये पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई वर्ष 1969 ईस्वी की बात की गई है। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है, दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को ही उल्का पिंड कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा कथन है कि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है उसको आकाशगंगा कहते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शंस को।
इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पहला है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को ही उल्का पिंड कहा जाता है या उल्का पिंड कहते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट है कि खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का एक समूह होती है। दोस्तों यह पट्टी ही आकाशगंगा कहलाती है और हमारा सौरमंडल जो है दोस्तों वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। और बात करें तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में सूर्य की एक बहती हुई नदी से की गई है। इसके बाद में बात करें तो दोस्तों इस प्रकार का नाम जो है वो आकाशगंगा पड़ा और लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर दोस्तों एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसके बाद में हम लोग का दूसरा अध्याय शुरू होता है दोस्तों नई एनसीईआरटी का, जो कि 6ठा क्लास का है। और ये जो दूसरा अध्याय है वो है ग्लोब, जिसमें कि हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आधार पर देखें दोस्तों तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा बात है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, ये बात सही नहीं है। तो केवल यहाँ पर 1 और 2 कथन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि केवल कथन 1 और 2 ही सत्य हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही अक्षांश कहते हैं। कहने का मतलब है कि विषुवत वृत्त अगर मानता हूँ दोस्तों ये ग्लोब है, ये टेढ़ा मेढ़ा ग्लोब हो गया, लेकिन हम लोग एक सुंदर सा ग्लोब बनाने का प्रयास करेंगे। ये ग्लोब है और इसे बीच बीच में यदि कोई रेखा काटती है जिसे कि हम लोग विषुवत वृत्त कहेंगे, और विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर बात करें तो ये कोणीय दूरी की माप को ही अक्षांश कहा जाता है। और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अक्षांश में मापा जाता है। इसके बाद में बात करें तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। जबकि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त होती है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद में बात करें तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 से यदि सही सुमेलित करें तो सबसे पहले है दोस्तों कर्क रेखा के सुमेलन की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर से, जबकि मकर रेखा का संबंध हो जाएगा दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिण से। इसके बाद में उत्तर ध्रुव वृत्त की बात करें तो उत्तर ध्रुव वृत्त का संबंध हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव वृत्त की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिण। इस आधार पर देखें दोस्तों, इस मिलान के आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उसके बाद में उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, और वे हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एक मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में। उसके बाद में विषुवत वृत्त की बात करें तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, जो कि आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसे कि अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है दोस्तों कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये बिल्कुल सही सुमेलन में नहीं है। इसके बाद में बात करें तो कर्क रेखा और विषुवत वृत्त, अर्थात बात करें तो कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। इसके अलावा बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। ये तीनों के तीनों जो दोस्तों सही सुमेलन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो अगला पॉइंट है कि ध्रुव
ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेंगी। इसके बाद में बात करें तो अगला पॉइंट है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है और इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है, दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल एक सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि केवल कथन एक सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार जो है वो घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त से ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त से दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों या 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसके बाद में 5वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है उसे देशांतरीय या मयोत्तर रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय या मयोत्तर रेखाएं कहते हैं और किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय या मयोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इसके बाद में बात करें तो यामयोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर की होती है, जबकि ध्रुव पर इसका न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर की हो जाती है। अर्थात ध्रुव पर जाकर के एकदम शून्य अवस्था में हो जाती है, ये सारी की सारी रेखाएं आपस में मिल जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय अर्थात स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। दोस्तों किसी भी स्थान का जो मानक समय है उसको निर्धारित करने के लिए इसका जो आधार होता है वो होता है दोस्तों प्रमुख यामयोत्तर, और प्रमुख यामयोत्तर से ही किसी भी स्थान के मानक समय का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रमुख यामयोत्तर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि देशांतरीय यामयोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। दोस्तों तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहीं से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। और दोस्तों इसका मान शून्य देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना और यहीं से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक का गणना करते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर के पृथ्वी को समान भागों अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा कथन है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य हैं और प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर के पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है और इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पु तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद में 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। दोस्तों कथन कह रहा है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में कारण कह रहा है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है दोस्तों, तो इस आधार पर देखते हैं दोस्तों कथन ए सही है जबकि कारण आर सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सही है और आर गलत है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। दोस्तों पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, तो चूंकि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री होता है तो 1 घंटा के बारे में निकालें तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 15 मिनट के, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो इस प्रकार से 15 डिग्री घूमने में लगा समय उसे 4 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना होगा दोस्तों, 4 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना का अंतर होगा। दोस्तों अगर कोई भी स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित होगा तब ग्रीनविच और उस स्थान के बीच में जो समय का अंतर होगा वो होगा दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट का अंतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है दोस्तों 4 मिनट और 20 डिग्री देशांतर हो जाएगा 80 मिनट, और 80 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोस्तों दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के किस यामयोतर अर्थात देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। वो माना जाता है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर के गुजरने वाले किसी यामयोतर की स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस प्रकार से भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामयोतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कुछ स्रोतों से दोस्तों इसे इलाहाबाद भी माना जाता है या इलाहाबाद की नैनी को भी बताया जाता है। वहीं से होकर के दोस्तों यामयोतर रेखाएं गुजरती है। इसके बाद में 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है। दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत का मानक समय यामयोतर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ एक समय ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करते हैं और अगला टॉपिक जो है वह हम लोगों का दोस्तों पृथ्वी के गतिया से संबंधित जानकारी को हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों इससे संबंधित देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और ये लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसे कि घूर्णन कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं, जबकि इस परिक्रमा को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों कथन सही हैं।
इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। दोस्तों प्रदीप्ति वृत्त की बात करें तो ये प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे ही प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। दोस्तों ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन जो है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। दोस्तों सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर अयनांत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे कि सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों का लगातार दिन रहता है। इसके बाद में बात करें तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है, जबकि पृथ्वी की इस अवस्था को ही उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों इसमें कथन दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतु होती हैं, ये कथन सही नहीं है। तो इस तरीके से 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दोस्तों पृथ्वी की इस अवस्था को ही दक्षिण अयनांत कहा जाता है। अतः कथन 1 एवं 2 ये दोनों सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों 3 कथन दिया हुआ है, तीनों कथन को पढ़ें तो पहला कथन कह रहा है कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि कोई भी ध्रुव सूरज की ओर नहीं झुका होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सही है दोस्तों विषुवत या विषुव के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन जो है वो सत्य है। पहला है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है और इसे ही विषुव कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? दोस्तों लीप वर्ष में कुल मिलाकर के 366 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 366 दिन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटे का समय शेष छोड़ देते हैं। इस प्रकार से 4 वर्षों के बाद इन 6 घंटे का समय बढ़कर के 24 घंटा हो जाता है, अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त एक दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष जो है वो फरवरी का माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। इस प्रकार से बात करें दोस्तों तो हर चौथे वर्ष में 365 दिन के जगह पर 366 दिन का एक वर्ष होता है और इसे ही लीप वर्ष कहते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को, जो कि मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र से संबंधित पहला प्रश्न कह रहा है कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? दोस्तों भौतिक मानचित्र में जिसे शामिल किया जाता है उसके बारे में बात करें तो उसमें पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को शामिल किया जाता है, जबकि देश या राज्यों की सीमाओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को ही भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को ही राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों थीमेटिक मानचित्र की बात करें तो उसमें सड़क मानचित्र को, उसके बाद में वर्षा मानचित्र को और इसके साथ साथ में वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को बनाया जाता है या दर्शाया जाता है। इस तरीके से ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, उसके बाद में वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, और इस प्रकार के मानचित्र को ही थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान बिंदु या प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? वो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, अर्थात सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। दोस्तों बीच की 4 दिशाएं जो हैं वे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम है, और इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में 5 नंबर प्रश्न को देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? दोस्तों रूढ़ प्रतीक की बात करें तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे ही रूढ़ प्रतीक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दोस्तों पहला है दिशा, दूसरा है तुलसी और दूरी, तीसरा है प्रतीक। ये तीनों के 3 घटक है दोस्तों किसके? ये मानचित्र के 3 घटक हैं, और प्रत्येक मानचित्र का तीसरा घटक प्रमुख घटक है। कहने का मतलब है दोस्तों प्रतीक जो है वो मानचित्र का तीसरा और प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा ही मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना भी आसान होता है। इसके बाद में बात करें तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा भी होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति भी है जिन्हें कि रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। दोस्तों किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इन सभी को दिखाने के लिए दोस्तों वे एक निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके ही इसे दिखाया जाता है, और ये प्रत्येक कम स्थान में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखीय मानचित्र कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा है कि एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ये दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 ये दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है दोस्तों? वो खाका कहलाता है। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों कथन सही है। अब हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे और अगला टॉपिक हम लोग का 5वां टॉपिक है दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित पहला प्रश्न कह रहा है कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों जलमंडल में जल की जिस अवस्था को सम्मिलित किया जाता है वह होता है दोस्तों जल, बर्फ और जल वाष्प। ये तीनों के तीनों जल की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे कि जलमंडल कहा जाता है। दोस्तों जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प को शामिल किया जाता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। दोस्तों जैव मंडल के अंतर्गत जो परिमंडल शामिल है उसमें हो जाएगा दोस्तों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वे जैव मंडल कहलाते हैं। दोस्तों इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल जो है वो आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल पे मापा जाता है या समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों K2 या गॉडविन ऑस्ट्री, जो कि समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा है। और तीसरा स्थान आता है दोस्तों कंचनजंगा का, जो कि समुद्र स्थल से या समुद्र तल से 8556 मीटर ऊंचा है। दोस्तों नोट कह रहा है कि कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर बताया जाता है, जबकि कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर बताई जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में ही मिलता है या प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है और कुछ स्रोतों में इसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर भी बताई जाती है। इसके बाद में 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा। दोस्तों महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, फिर उससे छोटा तीसरे स्थान पर आएगा उत्तर अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिण अमेरिका और 5वें नंबर पर आएगा दोस्तों अंटार्कटिका। इस तरीके से इस क्रम के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार जो क्रम की बात करें तो सबसे ऊंचे क्रम पर या पहले क्रम पर आता है दोस्तों एशिया, जो कि सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। उसके बाद में एशिया से छोटा होता है अफ्रीका और उससे छोटा उत्तर अमेरिका, उससे छोटा दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद में स्थान आता है दोस्तों अंटार्कटिका का, उसके बाद में यूरोप और फिर उसके बाद में आखिरी में आता है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल कौन है। वह दोस्तों यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत ही है जो कि एशिया और यूरोप को 2 भागों में बांट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है यूराल पर्वत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस को।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो कि यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दोस्तों, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को ही यूरोसिया कहा जाता है, जिसमें कि यूरोप और एशिया शामिल होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे, क्योंकि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो स्थलीय संरचना है वो यूराल पर्वत भी है और यूराल नदी भी है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न कि ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा ये तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। वह महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहां से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और इसके बाद में विषुवत वृत्त ये तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गुजरती है। दोस्तों, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है और इसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि विषुवत वृत्त जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को 2 भागों में बांट देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। दोस्तों, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जो नहर है वो है स्वेज नहर। कहने का मतलब है कि स्वेज नहर के कारण ही या स्वेज नहर से ही एशिया और अफ्रीका दोनों अलग हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वेज नहर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। इसके बाद में बात करें तो 1869 ईस्वी में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। दोस्तों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये दोनों का मिलान बिंदु है दोस्तों पनामा देश में ही ये मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा पर एक संकरे स्थल से जुड़े हुए हैं, जिसे कि पनामा जल संधि कहा जाता है और यह जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी अलग करती है। इस तरीके से अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, इसमें पहला कथन है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इस तरीके से बात करें तो इसके बाद में दूसरा जो कथन है वह है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट है कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से केवल कथन 2 और 3 सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि कथन 1 असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में या दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 एवं 3 सत्य है। इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों, वह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, इसमें पहला कथन है कि दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो कि बात गलत है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह पूर्ण रूप से अनुसंधान के लिए समर्पित है और ये हमेशा बर्फ से ढके होने के कारण ही यहाँ पे कोई जाति निवास नहीं कर पाती है या कोई भी जीव यहाँ पे निवास नहीं कर पाती है। इसके बाद में देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 सत्य है।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से कथन एक जो है वो असत्य है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ही ढका रहता है और इसलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है। इस प्रकार से कथन दो सत्य है। दोस्तों, बहुत से देशों ने शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किए हैं और भारत के भी शोध संस्थाएं यहाँ हैं जिसके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा होगा। दोस्तों, आकार के आधार पर बात करें तो महासागरों का सही क्रम सबसे बड़ा होगा दोस्तों प्रशांत महासागर, उसके बाद में हो जाएगा अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद में तीसरे क्रम पर आता है हिंद महासागर, चौथे क्रम पर आता है दोस्तों दक्षिण महासागर और फिर उसके बाद में पांचवें क्रम पर आता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। इस तरीके से देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि विशाल जलाशय जो कि महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं वही महासागर कहलाते हैं। दोस्तों, आकार की दृष्टि से देखें तो उनका क्रम है सबसे पहले प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर तीसरे स्थान पर हिंद महासागर, चौथे में दक्षिणी महासागर और पांचवें स्थान पर है दोस्तों आर्कटिक महासागर। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है। दोस्तों, तीनों के तीनों कथन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसके ऑप्शंस को, पता करेंगे कि किससे संबंधित है, किस महासागर से संबंधित है। पहला पॉइंट है कि यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा भी है और तीसरा पॉइंट है कि इस महासागर की एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ये कौन सा महासागर हो सकता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा महासागर हो सकता है। दोस्तों, उपयुक्त कथनों के आधार पर देखें तो ये प्रशांत महासागर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उपयुक्त कथन जो है वो प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है और इसके साथ ही यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न को देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। दोस्तों, नीचे कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। जबकि कारण की बात करें तो कारण कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। ये बात सही नहीं है, केवल कथन ये सही हो रहा है, कारण आर जो है वो गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित अर्थात कटी-फटी है। दोस्तों, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर भी है। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। दोस्तों, कथन ए कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में कारण आर कह रहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही कारण भी है। इस आधार पर कथन और कारण दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे ही भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के यदि सुमेलन की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों, ये लगभग वृत्ताकार आकार में है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर का संबंध हो जाएगा दोस्तों, यह जो है वो अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की आकार की है। कहने का मतलब है अटलांटिक महासागर की आकार लगभग ऐसी है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो अगला जो पॉइंट है वो है हम लोगों का हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में बात करें तो हिंद महासागर जो है दोस्तों वो लगभग त्रिभुजाकार आकृति में है। और यदि हम लोग आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ महासागर है। इस आधार पर देखें दोस्तों, इस मिलान के अनुसार तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि
प्रशांत महासागर की बात करें दोस्तों तो प्रशांत महासागर जो है वो लगभग वृत्ताकार है, जबकि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कहने का मतलब है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस के अक्षर के आकार का है, जबकि हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व की बात करें तो वहाँ पर पूर्व दिशा में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके अलावा बात करें तो आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी में स्थित है तथा यह जो उत्तरी ध्रुव है उसके चारों ओर ये फैली हुई महासागर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों वायुमंडल में मध्य मंडल की बात करें तो ये समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में पाया जाता है या बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। दोस्तों इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षुभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि रेडियो सोंडे, उसके बाद में रवि सोंडे, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर इत्यादि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 6 से लेकर के 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों पहला कथन है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में आवश्यक होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में आवश्यक होती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस आधार पर ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में सभी गैसें मौजूद हैं। दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस जो है वो सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो सांस लेने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित भी करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक, छठा टॉपिक, जो कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से संबंधित है। इसके आधार पर देखें दोस्तों तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का उदाहरण जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। दोस्तों इनका निर्माण जो है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। पहला है दोस्तों प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठती है तो कहीं नीचे धंसी हुई है। इसके अलावा बात करें तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसके आधार पर स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती रहती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि पृथ्वी की सतह के टूट करके घिस जाने की प्रक्रिया को ही अपरदन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे निक्षेपण कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कथन 1 और 2 ये दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की सतह से टूट करके घिस जाने की प्रक्रिया को ही अपरदन कहते हैं और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण भी हो जाता है। दोस्तों ये दोनों के दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वह वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली पर्वत, जो कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण ही यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तर अमेरिका में अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। दोस्तों ये बहुत पुराने वलित पर्वत भी हैं और भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का भी उदाहरण है, लेकिन ये पुराना नहीं है, ये नवीनतम है।
इसके बाद में चौथे प्रश्न को देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों पहला कथन है कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को ही श्रृंखला कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इस आधार पर दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 एवं 2 ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें कि हिमानी कहा जाता है, और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें कि हम देख नहीं सकते हैं। दोस्तों पर्वत जो है वो एक रेखा में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे कि श्रृंखला कहा जाता है, और बहुत से पर्वतीय तंत्र जो है वो बहुत से पर्वतीय जो तंत्र हैं वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे कि हिमालय, उसके बाद में आल्प्स एवं एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जिन पर्वतों के सतह ऊबड़ खाबड़ होते हैं तथा उसका शिखर जो है वो शंक्वाकार होते हैं, इस प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय तथा आल्प्स जो है दोस्तों वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्म में से कौन से सुमेलित है। दोस्तों जो सुमेलित है उसके बारे में बात करें तो वह है दोस्तों जुराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, जबकि वोसजेस पर्वत जो है वो भ्रंशोस पर्वत है। इस प्रकार से ये 2 सही सुमेलन में है। इसके बाद में माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलन में है। उसके बाद में फ्यूजियामा पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो केवल 2 और 3 सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 अर्थात वोसजेस पर्वत भ्रंशोस पर्वत है। उसके बाद में माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। दोस्तों ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, और जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, और ऊपर उठे हुए खंड को ही उत्खंड या हस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को ही द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो यूरोप की राइन घाटी तथा बोस्चेस पर्वत जो है इसी पर्वत के या इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण जो है दोस्तों वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ही होता है। इसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है कि मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। मोनाकी पर्वत की बात करें तो ये दोस्तों है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और ये सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई जो है वो 10,205 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। इसके अलावा बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तिब्बत का पठार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। दोस्तों पठार आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग जो है वो मेज के समान सपाट होता है। इसके अलावा बात करें तो पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है, और पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। दोस्तों भारत में दक्कन का पठार जो है वो पुराने पठारों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो केन्या, तंजानिया तथा युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीका पठार जो है एवं इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है वो इस प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज की बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत का जो पठार छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि मैदानों के संदर्भ में
मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों पहला कथन है कि अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भाग में ही निवास करती है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 ये दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान है दोस्तों वो मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हुए होते हैं। जबकि नदियों की बात करें दोस्तों तो नदियाँ जो है वो पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ की बात करें तो वो है दोस्तों बालू तथा सिल्ट की वो घाटियाँ या बालू तथा सिल्ट की वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेपों से ही मैदान का निर्माण होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि सामान्यतः मैदान जो है वो अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में अगला टॉपिक हम लोग का है दोस्तों 7वां टॉपिक, जो कि हमारा देश भारत से संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांश के मध्य में है। दोस्तों मुख्य भूमि के विस्तार यदि हम लोग दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बात करें तो भारत का विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत जो है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं और चारों राज्यों में से बताना है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किस राज्य से होकर के, नीचे ऑप्शन के अनुसार जो राज्य दिए गए हैं उसमें से किस राज्य से होकर के गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो है वो गुजरात से भी गुजरती है, उसके अलावा राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी गुजरती है। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा इन चारों राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कुल मिलाकर के 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और वे 7 देश के बारे में बात करें तो वे देश हैं दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसके बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ ही भारत की स्थलीय सीमा सटी हुई है। इसके बाद में 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। वह राज्य है दोस्तों, वह राज्य है सिक्किम और त्रिपुरा। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सिक्किम एवं त्रिपुरा ये 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन के साथ ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा की बात करें तो ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वह दोस्तों 7 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 राज्य। कहने का मतलब है कि भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जम्मू और कश्मीर से दोस्तों, ये जम्मू और कश्मीर से जो लगने वाले देश हैं वे हैं पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। इसके अलावा उत्तराखंड से नेपाल और चीन है, जबकि सिक्किम से लगने वाला देश है नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश से चीन, भूटान और म्यांमार लगता है, जबकि असम से भूटान और बांग्लादेश लगता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बात करें तो पश्चिम बंगाल से लगने वाले देश हैं दोस्तों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, जबकि मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार का सीमा साझा होता है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। दोस्तों, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच की बात करें तो उन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, अर्थात नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती हुई है। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दोस्तों, तापी नदी के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये बात सही नहीं है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि तापी नदी के उत्तर में अजंता और उसके बाद में दोस्तों सतमाला पर्वत अवस्थित है, ये बात भी सही नहीं है। केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केवल एक सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि केवल कथन 1 सत्य है और कथन 2 और 3 असत्य है। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम क्या होगा। हिमालय पर्वत का जो 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटने के बाद में बात करें दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम, तो इसका सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले बृहत हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय और सबसे दक्षिणी भाग होता है दोस्तों शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, कह रहा है कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। दोस्तों, हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। इसके अलावा बात करें तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। दोस्तों, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, जबकि मध्य हिमालय या हिमाचल ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित होते हैं। शिवालिक की बात करें दोस्तों तो शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहला नदी है महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इन नदियों को देखने के बाद बताना है कि इसमें से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है। दोस्तों, डेल्टा बनाने वाली नदी की बात करें तो महानदी भी डेल्टा बनाती है। इसके अलावा बात करें तो गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा और कावेरी ये चारों के चारों नदियाँ डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। पहला है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बिल्कुल सही बात है, और सुंदरबन डेल्टा के बारे में दूसरा कथन है कि यह डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही है। इसके अलावा देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे कि सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। दोस्तों, इस डेल्टा की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। इसके अलावा बात करें तो डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो कि नदी के मुहाने पर बनता है, और जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को ही नदी का मुहाना कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। दोस्तों, प्रवाल द्वीप की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, जो कि प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान और निकोबार, उसके अलावा दूसरा है दोस्तों लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इसके बाद में हम लोग का 8वां टॉपिक स्टार्ट होता है। दोस्तों, 8वां टॉपिक जो है वो भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित है।
पहला प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दोस्तों मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इसका डिस्क्रिप्शन होगा दोस्तों, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में अर्थात 30 से 35 वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। दोस्तों वह भाग है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है या बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। दोस्तों भारत के दक्षिणी भाग विशेष करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में बारिश होती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। कथन है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में कारण कह रहा है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधित होने या उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी पवन से ही होती है। इसके बाद में चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण के लिए जो कारक महत्वपूर्ण होते हैं वे होते हैं दोस्तों स्थान की स्थिति, उसके बाद में ऊंचाई और समुद्र से दूरी और इसके बाद में ऊंचावाच। ये चारों के चारों फैक्टर सही साबित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है और इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। इसके अलावा देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को, तो कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासिनराम में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मासिनराम से पहले दोस्तों यह स्थान चेरापूंजी को प्राप्त था, लेकिन अब चेरापूंजी से ज़्यादा बारिश मासिनराम में होती है। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में ही होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं और फिर पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस आधार पर देखें तो 1, 2 और 3 सही हो रहे हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके से देखते हैं इसके ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूरज के प्रकाश जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है और ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां भी गिराते हैं। इसके अलावा बात करें तो फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए ही इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में ये वन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में और फिर कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे देश के अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दोस्तों ये वन जो हैं ये कम घने होते हैं तथा इसके अलावा बात करें तो ये वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी सारी की सारी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ही इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 कथन दिया है। पहला कथन है कि कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरा कथन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही हैं।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। दोस्तों कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियाँ शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जबकि पानी की क्षति को कम करने के लिए इसकी पत्तियाँ जो है वो पत्तियों में बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है, और क्योंकि पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में भी कमी आती जाती है, और जैसे जैसे तापमान भी बदलता है दोस्तों पेड़ पौधे के आकार भी बदलते जाते हैं। इस तरीके से अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलन कीजिए। दोस्तों पहला है कि रोजवुड या महोगनी। रोजवुड महोगनी क्या है दोस्तों, ये पेड़ पौधे हैं और इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। ये पौधे किस किस्म के हैं, तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार किस्म के वन हैं। इसके बाद में पीपल और नीम की बात करें तो पीपल और नीम जो है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है या पतझड़ पेड़ है। इसके अलावा खैर और बबूल की बात करें दोस्तों तो ये है खैर और बबूल जो है वो है कंटीली झाड़ियाँ, जबकि पाइन और देवदार की बात करें तो ये पर्वतीय वनस्पतियाँ हैं। इस आधार पर देखें दोस्तों, इस मिलान के आधार पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों रोजवुड, महोगनी, उसके बाद में अबनूस या आबनूस। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें तो इसमें पीपल, नीम, उसके बाद में शीशम, सागौन और साल के वृक्ष आते हैं, जबकि कंटीली झाड़ियों में खैर, बबूल, कैक्टस और कीकर के पेड़ पौधे आते हैं। इसके अलावा पर्वतीय वनस्पति के बारे में बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे पाइन, देवदार और चीड़। इसके बाद में अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों ये 2 कथन दिए हैं और दोनों के दोनों मैंग्रोव वन से संबंधित रहने वाले हैं। इसके आधार पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला कथन है कि ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। दोस्तों मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैंग्रोव वन सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी जो है दोस्तों वो मैंग्रोव वन की प्रजाति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। दोस्तों सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है और इस प्रजाति के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा, अतः दोनों कथन सत्य है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। दोस्तों वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जंगली बकरी की बात करें तो ये हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, ये सभी के सभी जो जीव है वो हिमालयी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न को, और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न जो कि 6th क्लास का या 6ठा क्लास का जो ज्योग्राफी का पुस्तक है, भूगोल का पुस्तक है, वो नई NCERT के थीम पर आधारित है। और फिर इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और वहाँ पे दोस्तों हम लोग पुरानी NCERT का जो 6th क्लास का क्वेश्चन है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। दोस्तों भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान की बात करें तो वह है कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में जंगली गधे जो हैं वो कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ में ही समाप्त होता है हम लोग आज का सेशन, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और वहाँ पर हम लोग 6ठे क्लास का ही ओल्ड NCERT के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ओल्ड NCERT का जो पुस्तक है या ओल्ड NCERT का जो प्रश्न है उसे नज़रअंदाज करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक मानी जाती है दोस्तों ओल्ड NCERT की भी पुस्तक। आजकल दोस्तों ओल्ड NCERT की पुस्तक जो है वो मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है ओल्ड NCERT की पुस्तक, जो कि बेहद ही कारगर है और वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ होते हैं, बहुत सारे फैक्ट भी वहाँ पे मिलते हैं। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में ओल्ड NCERT के क्लास 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।